नमस्कार, स्वागत है एलएनएम नोट्स में। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लासिकल मैकेनिक्स। शुरुआत करने वाले हैं क्लासिकल मैकेनिक्स, जो इंट्रोडक्शन टू क्लासिकल मैकेनिक्स पेपर है सेमेस्टर 1 के सिलेबस में, जो 4 ईयर ग्रेजुएशन के सेमेस्टर 1 के सिलेबस है। फिजिक्स मेजर या फिर माइनर जो लिए हुए हैं उनके लिए क्लासिकल मैकेनिक्स का पीडीएफ, ये जो पीडीएफ जो है यहाँ पे नोट्स का पीडीएफ, वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम फिजिक्स के लिए भी बनाया गया है और वेबसाइट पे भी आप लोग को ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, या फिर आप चैनल पे भी या फिर फेसबुक पे भी आप ले सकते हैं। पीडीएफ वहाँ पे भी डाला गया है। और या फिर ग्रुप ज्वाइन करना है फिजिक्स का, तो फिजिक्स का ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का नाम एलएनएम नोट्स है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एलएनएम नोट्स, ठीक है। टेलीग्राम एलएनएम नोट्स सर्च कर लीजिएगा, मिल जाएगा। या फिर आप डायरेक्ट फेसबुक पे सर्च कीजिएगा, वहाँ से भी ले सकते हैं। तो इससे पहले वाला वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि सेमेस्टर 1 में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है, जिसमें एक इंट्रोडक्शन टू मैथमेटिकल फिजिक्स और एक इंट्रोडक्शन टू क्लासिकल मैकेनिक्स, ठीक है। यूनिट 1 और यूनिट 2 मैथमेटिकल फिजिक्स के लिए है, और यूनिट 3 और यूनिट 4 क्लासिकल मैकेनिक्स के लिए है। क्लासिकल मैकेनिक्स से शुरू करने वाले हैं, ठीक है। और फिर इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो फिर वेक्टर के लिए होगा, ताकि आप लोगों को मतलब सिलेबस कवर करवा दिया जाए। कोशिश है कि टाइम पे सिलेबस कवर करवा दिया जाए। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, सारा कुछ इंट्रोडक्शन टाइप है, तो आप लोगों को समझने में ज़्यादा दिक्कत होगा नहीं। मैकेनिक्स जो आप लोगों ने क्या बोलते हैं 11th में पढ़ा हुआ है, काइनेमेटिक्स, ग्रेविटेशन, मोशन, रोटेशनल मोशन, ये सब वगैरह जितना है वो सारे क्या होते हैं, मैकेनिक्स के अंडर आते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ क्लासिकल मैकेनिक्स क्यों कहा? क्लासिकल मैकेनिक्स हम लोग यहाँ इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये क्लासिकल मैकेनिक्स एक तरह का पुराना फिजिक्स बोल सकते हैं, या फिजिक्स का वो पार्ट जो पुराना मतलब ओल्ड फिजिक्स है, ओल्ड मैकेनिक्स है, ठीक है। जो कि 1900 पहले का बोल सकते हैं, ठीक है। तो क्लासिकल नाम क्यों हम लोग देना क्यों पड़ा? क्योंकि हमारे पास एक नया फिजिक्स है, मॉडर्न फिजिक्स, ठीक है, जिसको हम लोग, या मॉडर्न मैकेनिक्स जो है वो क्वांटम मैकेनिक्स है, ठीक है। इसीलिए हम लोग ये इसको क्लासिकल मैकेनिक्स दे दिया और उसको मॉडर्न मैकेनिक्स यानी क्वांटम मैकेनिक्स नाम दे दिया, ठीक है। तो क्लासिकल मैकेनिक्स को अगर हम लोग डिफाइन करना चाहिए, फिर क्लासिकल मैकेनिक्स को बोलना चाहे, तो कैसे बोल सकते हैं कि फिजिक्स का जो वो पार्ट जो मोशन के डिस्क्रिप्शन और क्या बोलते हैं एक्सप्लेनेशन का बात करता हो, ठीक है। फिजिक्स का वो ब्रांच जो क्या करता है, मोशन के डिस्क्रिप्शन और एक्सप्लेनेशन का बात करता हो, ठीक है। डिस्क्रिप्शन और एक्सप्लेनेशन से यहाँ हमारा मतलब क्या है कि ये जो मोशन हो रहा है, ठीक है, यहाँ से वहाँ, ठीक है, यहाँ से वहाँ जो मोशन होता है वो हो गया क्या, डिस्क्रिप्शन, ठीक है। वो मोशन क्यों होता है, कारण क्या है उसका, वो हो गया एक्सप्लेनेशन, ठीक है। सिंपल सी बात। तो पहला हम लोगों का टॉपिक है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस जैसा कि आपने सिलेबस में देखा होगा, नहीं भी देखा है तो आप देख लीजिएगा, फिर से डाउनलोड करके, सब कुछ टेलीग्राम पे अवेलेबल है पीडीएफ। तो सबसे पहले हम लोग को रेस्ट और मोशन का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। कोई भी चीज़ रेस्ट में कब होता है, कोई भी चीज़ मोशन में कब होता है, या फिर रेस्ट अगर कहीं लिखा हुआ है इसका मतलब क्या हुआ, और कहीं मोशन लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है। तो हम लोगों ने क्लास 11th में पढ़ा हुआ है, रेस्ट का सिंपल से डेफिनेशन है, ये जो यहाँ डेफिनेशन लिखा हुआ है एच.सी. वर्मा सर से लिया हुआ है, एच.सी. वर्मा वॉल्यूम 1, ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स। तो अगर कोई बॉडी जो है वो टाइम के रिस्पेक्ट में अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा, ठीक है, टाइम के रिस्पेक्ट में अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा, डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद टाइम, तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, रेस्ट में, ठीक है। और वही अगर कोई पोजीशन चेंज कर रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, ठीक है, चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम या फिर विद टाइम, उसको हम लोग बोल सकते हैं कि वो मूविंग है, यानी वो मोशन में है, ठीक है। रेस्ट और मोशन का सिंपल से डेफिनेशन क्या हुआ, रेस्ट कौन होता है, रेस्ट में कौन होता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट टाइम के रिस्पेक्ट में अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा तो वो रेस्ट में है, ठीक है। अगर कोई बॉडी अपना पोजीशन टाइम के रिस्पेक्ट में, टाइम के समय के साथ जो है वो चेंज कर रहा है तो वो मोशन में है, यानी वो मूव कर रहा है, ठीक है। और एक इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे ये आती है कि रेस्ट और मोशन
जो हम लोगों ने अभी रेस्ट और मोशन कहा, तो रेस्ट और मोशन जो है वो क्या है, दोनों रिलेटिव होता है, यानी दोनों साथ साथ चलता है। कोई एक अकेला कहीं नहीं मिलेगा, जहाँ भी मिलेगा दोनों एक साथ मिलेगा। क्यों? जैसे एक एग्जांपल ले ले, मैंने एक यहाँ पे लाइन खींचा, ठीक है, तो ये लाइन बड़ा है या छोटा है, हम कैसे बता सकते हैं? सिंगल लाइन खींचा हुआ है, वो लाइन बड़ा है या छोटा है, कैसे बता सकते हैं? जब तक उसके आगे कोई बड़ा लाइन आ जाए, या फिर कोई छोटा लाइन ना आ जाए, या फिर कोई दूसरा लाइन ना आ जाए, ठीक है। ये अब हम इस लाइन को बोल सकते हैं क्या, अब क्या बोल सकते हैं कि ये लाइन जो है वो बड़ा और ये लाइन छोटा है। कैसे बोल सकते हैं? मान लीजिए ये लाइन है ही नहीं, अगर कोई इनमें से कोई एक लाइन है ही नहीं, ठीक है, मान लीजिए कि ये लाइन जो है, ये वाला लाइन जो है वो है ही नहीं, ठीक है, इस लाइन को हम लोगों ने क्या कहा कि ये बड़ी लाइन है और ये छोटी है, ठीक है। तो मान लीजिए इनमें से एक लाइन है ही नहीं, ये लाइन है ही नहीं, तो एक सिंगल लाइन को हम लोग क्या बोल सकते हैं, बड़ा है या छोटा है, ऐसे तो हम लोग नहीं बोल सकते, ठीक है। इसी तरह कोई भी चीज़ रेस्ट में है या मोशन में है, हम कब बोल सकते हैं? अगर किसी चीज़ को हम लोग रेस्ट में बताना है, ठीक है, मान लीजिए ये जो चीज़ है ये इधर मूव कर रही है, ठीक है, तो ये मूव कर रही है, डायरेक्ट हम लोग कैसे बोल सकते हैं? कोई इसके रिस्पेक्ट में रेस्ट में होगा ना, यहाँ पे भी कोई रेस्ट में होगा, यहाँ कोई रेस्ट में होगा, तो इसके लिए ये मूव कर रहा है, मतलब ये चल रहा है, ठीक है, ये मोशन में है। अगर कोई है ही नहीं यहाँ देखने वाला, तो ये मोशन में है या रेस्ट में है, ये हम लोग बता ही नहीं सकते, ठीक है। तो इसी तरह जैसे अगर इसका डेली एग्जांपल लें, ठीक है, रेस्ट और मोशन जो है वो रिलेटिव होता है, इसका डेली एग्जांपल लें तो जैसे एक बस है, ठीक है, बस में यहाँ इस सीट पे एक आदमी है, इस सीट पे एक आदमी है, ठीक है, यहाँ पे आप है, ठीक है। तो अगर अगर यह इस आदमी से, अगर यहाँ इस पीछे वाले सीट पे जो बैठा हुआ है, ठीक है, इस पीछे वाले सीट पे जो बैठा हुआ है, अगर इससे हम पूछे कि इस आदमी का पोजीशन क्या है, मतलब ये रेस्ट में है या मोशन में है, तो बस जो चल रही है, ठीक ना, तो ये इस आदमी से अगर हम पूछें कि ये जो है वो रेस्ट में है या मोशन में है, तो इसके लिए ये तो रेस्ट में है, ठीक है, इसके लिए ये रेस्ट में है, और इसका ही पोजीशन अगर हम देखें तो ये तो मोशन में है, ठीक है। तो इसी तरह क्या हुआ कि इसी तरह जो है रेस्ट और मोशन जो है वो रिलेटिव होता है, कोई एक अकेला नहीं होता है, एक साथ होता है, दोनों जहाँ भी होता है, ठीक है। कोई भी चीज़ को हम डायरेक्ट रेस्ट में नहीं बोल सकते जब तक कोई दूसरा मोशन में नहीं है, या फिर किसी चीज़ को मोशन में नहीं बोल सकते जब तक कोई दूसरा रेस्ट में नहीं है, सिंपल सी बात, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल यहाँ लिखा हुआ है कि एक ट्री, मतलब एक पेड़ जो है वो ज़मीन पर वो रेस्ट में है, हमने देखा तो वो रेस्ट में है, ठीक है, लेकिन एक अर्थ के रिस्पेक्ट में, क्योंकि हमें पता है और अर्थ क्या है, वो रोटेट कर रही है, घूम रही है अपने एक्सिस पे, ठीक है, तो उसके रिस्पेक्ट से अगर हम लोग देखें तो क्या है, अर्थ जो है वो, मतलब पेड़ जो है वो क्या है, मोशन में है, ठीक है। अर्थ पे कोई पेड़ है, ठीक है, और अर्थ क्या है, रोटेट कर रही है ना, तो ये भी तो रोटेट हुआ ना, मोशन में हुआ ना, तो वही हुआ हमारे रिस्पेक्ट में। हम अर्थ में है तो हमारे रिस्पेक्ट में ये रेस्ट में है, लेकिन कोई बाहर से देख रहा है, ठीक है, यहाँ पे सन है, कोई यहाँ से देख रहा है, तो इसके रिस्पेक्ट में अर्थ भी घूम रही है, और अर्थ पे रखी जितनी भी चीज़ है सब घूम रही है, सब मोशन में है, ठीक है। तो बस का एग्जांपल हम लोगों ने एक देखा, ठीक है, बस का एग्जांपल फेमस, और ये एग्जांपल लिखने के लिए आप लिख सकते हैं, ठीक है, कोई भी एग्जांपल जो आपको याद हो रेस्ट और मोशन रिलेटिव में है उसके एग्जांपल आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं कि कोई भी चीज़ रेस्ट में है, मोशन में है, ठीक है, हम लोगों ने बताया कहाँ से, ठीक है, बस थी ना, बस में कोई आदमी बैठा हुआ है, ठीक है, बस में कोई यहाँ पे आदमी बैठा हुआ है, ठीक है, तो ये जो रेस्ट में है यहाँ से हमने बताया, ठीक है, कलर चेंज करते हैं, यहाँ से हमने बताया कि ये रेस्ट में है, लेकिन यहाँ से जो हम यहाँ पे जो खड़े थे, ठीक है, यहाँ पे जो हम खड़े हुए थे, तो यहाँ से हमने बताया क्या
ये मोशन में है, ठीक है। तो हमारे लिए यहाँ से जो हमने बताया इस पॉइंट से, तो इस पॉइंट से हमने जो बताया, तो ये हमारा पॉइंट जो कहलाएगा वो कहलाएगा रेफरेंस पॉइंट, क्योंकि हमने यहाँ से बताया ये रेस्ट में है या मोशन में है, ठीक है। और इसने यहाँ से बताया कि ये रेस्ट में मोशन है, तो इसके लिए क्या हुआ कि ये रेफरेंस पॉइंट हो गया, ठीक है। तो रेफरेंस पॉइंट यानी फ्रेम ऑफ रेफरेंस फ्रेम जो है वो हम लोग किसको बोलते हैं कि एक वेल डिफाइंड सिस्टम जो हम लोग यूज़ करते हैं, जो फिर जिसको हम लोग जिसके सापेक्ष में, मतलब जिसके रिलेटिव में हम लोग किसी बॉडी का मोशन को डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। डेफिनेशन यहाँ लिखा हुआ है, सिंपल सा डेफिनेशन है कि एक वेल डिफाइंड सिस्टम बोलने का मतलब क्या हुआ कि हम लोग जो कोऑर्डिनेट लेंगे उसमें हम लोग टाइम को भी इंक्लूड करेंगे, ठीक है। एक वेल डिफाइंड सिस्टम है रिलेटिव टू विच द मोशन ऑफ एन पार्टिकल डिस्क्राइब, या फिर मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिस्क्राइब, ठीक है, इज कॉल्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। तो वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस, वो सिस्टम, देखिए यहाँ पे हम लोग खड़े हैं, तो ये सिस्टम हमारे लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। अगर हम यहाँ किसी चीज़ के बारे में बता रहे हैं कि ये रेस्ट में है या फिर ये मोशन में है, ठीक है, तो ये रेस्ट में है या मोशन में, हम कहाँ से बता रहे हैं, यहाँ से बता रहे हैं, तो ये हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस हुआ, ठीक है। और वेल डिफाइंड सिस्टम बोलने का मतलब क्या हुआ कि वेल डिफाइंड सिस्टम बोलने का मतलब हुआ हम टाइम को भी इंक्लूड कर रहे हैं। टाइम को इंक्लूड करेंगे तभी तो हम बता सकेंगे कि वो मोशन में है या रेस्ट में है, क्योंकि हम लोग मोशन का डेफिनेशन क्या है कि कोई भी ऑब्जेक्ट टाइम के रिस्पेक्ट में अगर चेंज हो रहा है तो वो मोशन में है, वो मूव कर रहा है, ठीक है। तो वेल डिफाइंड सिस्टम कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि हम लोग टाइम को भी इंक्लूड करेंगे और बाकी कोऑर्डिनेट जो भी हम उस सिस्टम में कोऑर्डिनेट है, उस सिस्टम में जो भी कोऑर्डिनेट है इस पोजीशन के लिए, साथ में टाइम, तो हम लोग उसको भी यूज़ करेंगे, ठीक है। तो वैसे ही, और फ्रेम ऑफ रेफरेंस, अगर किसी चीज़ को फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम लोग मान रहे हैं तो उसका एक कंडीशन है, एसेंशियल कंडीशन, जो कि वो जिसको हम लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान रहे हैं वो रिजिड होना चाहिए, ठीक है, रिजिड बॉडी होना चाहिए। रिजिड बॉडी जैसे एक आपके हाथ में फ़ोन है या फिर एक पेन हो गया, वो क्या है, एक रिजिड बॉडी का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। और जैसे कोई इलास्टिक भी होता है, रबर हो गया, जिस डिफॉर्मेशन में कोई होता है जिसका शेप चेंज हो जाता है, वो सब नहीं चाहिए, हमको एक रिजिड बॉडी चाहिए, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे हम लोग यही फ़ोन और पेन जैसे एक एग्जांपल हो गया, बुक एक एग्जांपल हो गया, एक रिजिड बॉडी का एग्जांपल हो गया। ऐसा एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमें, ऐसा एक क्या बोलते हैं, एसेंशियल रिक्वायरमेंट है कि अगर किसी चीज़ को हम लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान रहे हैं तो वो क्या होना चाहिए, रिजिड होना चाहिए, ठीक है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस की अगर हम बात करें तो हमारे पास फ्रेम ऑफ रेफरेंस का एक सिंपल एग्जांपल है हमारे पास कार्टेशियन सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। कार्टेशियन सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स, यही XYZ वाला जो सिस्टम हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। ये हमारे पास एक सिंपलेस्ट क्या है, रेफरेंस फ्रेम या फिर फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, वेल डिफाइंड सिस्टम बोल सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो सिस्टम में जो है पार्टिकल का पोजीशन या फिर किसी बॉडी का पोजीशन, ठीक है, वो हम लोग कैसे बताते हैं, कोऑर्डिनेट्स में बताते हैं, ठीक है, कोऑर्डिनेट्स में, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक पार्टिकल जो है, ठीक है, एक कहीं हम लोग ये पार्टिकल के अगर पोजीशन हम लोग बताना है, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, कहीं एक जगह पे ओरिजिन लेंगे जहाँ से हम लोगों को स्टार्ट करना है, ठीक है। वहाँ से हम लोग देखेंगे, वहाँ से एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बनेगा, ठीक है। तो ये हो गया ओरिजिन और ये हमारा पॉइंट जिसके बारे में पता करना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि ओरिजिन और ये पॉइंट को कनेक्ट कर दिए, तो ये जो बना हमारे पास, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पोजीशन वेक्टर, ठीक है। पोजीशन वेक्टर बनेंगे जिसको हम लोग R से डिनोट कर रहे हैं, R वेक्टर से, ठीक है। तो यहाँ पे जो R वेक्टर है, R के ऊपर एरो है, तो क्या बोलते हैं, पाथ है, इसका जो रास्ता है, ये हम लोग क्या कर रहे हैं, पोजीशन वेक्टर से बता रहे हैं, ठीक है। पोजीशन वेक्टर से बता रहे हैं और पोजीशन वेक्टर को डिनोट किस चीज़ से कर रहे हैं, R वेक्टर से, ठीक है। पोजीशन वेक्टर को डिनोट कर रहे हैं R वेक्टर से, ठीक है। और इसको हम लोग एक्सप्रेस किस में कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट्स में, XYZ कोऑर्डिनेट्स में और T कोऑर्डिनेट्स में, यहाँ T भी होगा, ठीक है।
टी कोऑर्डिनेट्स, एक्स वाई जेड और टी कोऑर्डिनेट्स में। अब इसका पोजीशन हमें बताना है, तो हमें क्या चाहिए, एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स चाहिए और टाइम चाहिए। क्यों? क्योंकि फ्रेम ऑफ रेफरेंस का डेफिनेशन हम लोगों ने देखा है वेल डिफाइंड सिस्टम। ठीक है, वेल डिफाइंड सिस्टम में हम लोग क्या करेंगे, टाइम को भी इंक्लूड करेंगे। तो इसीलिए यहाँ पे एक टाइम लगा दिया गया है और यहाँ पे ओरिजिन है, यहाँ पे कोई होगा जो इसको लोकेट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे वही बात लिखा हुआ है, इन दिस सिस्टम द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल एट एनी गिवन पॉइंट जो भी है इज गिवन बाय पोजीशन वेक्टर आर। ठीक है, पोजीशन वेक्टर आर से जो यहाँ दिया जा रहा है और उसको एक्सप्रेस क्या कर रहे हैं कोऑर्डिनेट्स में, हम लोग एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स में हम लोग एक्सप्रेस कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, तो एक्स जो है ये आर वेक्टर, यहाँ आर वेक्टर होगा। ठीक है, तो एक्स आई कैप यानी एक्स डायरेक्शन में, वाई जे कैप यानी वाई डायरेक्शन में, जेड के कैप यानी जेड डायरेक्शन में। ठीक है, आई जे और के क्या है, यहाँ पे यूनिट वेक्टर है। वेक्टर चैप्टर और ये पोजीशन वेक्टर जो है वो आपको, वेक्टर जब स्टार्ट होगा 1 से 2 दिन में स्टार्ट हो जाएगा वेक्टर, तो वेक्टर में आप लोगों को पोजीशन वेक्टर और ये यूनिट वेक्टर वगैरह पढ़ाया जाएगा। वैसे आप लोगों क्लास 11th में पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा है तो एक बार देख लीजिएगा, या फिर क्लास स्टार्ट होगा तो धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगा। ठीक है, कुछ चीज़ें आप लोग एक बार में समझ नहीं आती, एक से ज़्यादा बार आप लोग को पढ़ना पड़ सकता है, प्रैक्टिस कीजिएगा, धीरे धीरे समझ में आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब हम लोगों ने क्या किया कि देखिए, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस से हम लोगों ने पोजीशन वेक्टर पता किया, पोजीशन वेक्टर आर जो यहाँ पे दिया हुआ है। तो अब हम लोग इस आर से क्या पता कर सकते हैं, वेलोसिटी पता कर सकते हैं। कैसे? वेलोसिटी का डेफिनेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो पोजीशन वेक्टर जो है इसको हम लोग क्या करेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी कि इसको हम लोग टाइम के रिस्पेक्ट में डिराइव करेंगे या फिर, ठीक है, तो डेरिवेटिव जो हो जाएगा डी बाई डी टी ऑफ, ठीक है, डी बाई डी टी ऑफ अगर हम लोग आर करेंगे, आर वेक्टर यानी पोजीशन वेक्टर, तो हमको क्या मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी मिलेगा। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी। ठीक है, तो वेलोसिटी को ही यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, एक्स वाई और जेड कंपोनेंट के रूप में। ठीक है, और हम लोगों को अब वेलोसिटी पता चल गया, तो वेलोसिटी पता चल गया तो एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हैं। तो एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, एक्सेलरेशन का डेफिनेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, तो एक्सेलरेशन हम लोगों ने कैसे निकालेंगे, अभी यहाँ पे दिया हुआ है वेलोसिटी हम लोगों ने निकाला डी वी बाई डी टी। ठीक है, डी वी बाई डी टी हम लोगों ने निकाला, तो फिर इसको एक बार और डिराइव कर देंगे तो निकल जाएगा हमारे पास एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन निकला। अब हम लोगों ने एक्सेलरेशन निकाला क्यों, पोजीशन वेक्टर था, ठीक था, वहीं पे छोड़ देते, इतना निकालने का क्या ज़रूरी था। ठीक है, तो एक्सेलरेशन, वेलोसिटी नहीं होगा, एक्सेलरेशन नहीं होगा तो कोई चीज़ क्या होगा, रेस्ट में होगा एक्सेलरेशन होगा, मोशन में होगा, वेलोसिटी होगा, मोशन में होगा। ठीक है, तो यहाँ से फ्रेम ऑफ रेफरेंस से हम लोग को इसीलिए ये पता चलता है, पोजीशन वेक्टर हम लोग क्या किया, हम लोगों ने पहला पोजीशन वेक्टर जो है आर पता किया, फिर आर से हम लोगों को क्या पता चला, वेलोसिटी पता चला, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी। ठीक है, और फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को फिर हम लोगों ने डिराइव किया, रेट ऑफ डी बाई डी टी ऑफ वेलोसिटी किया, वी किया, तो क्या मिला हमको, एक्सेलरेशन मिल गया। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें हम लोग किसे पता कर लिया, फ्रेम ऑफ रेफरेंस से। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, और 4 कोऑर्डिनेट्स को हम लोग यूज़ कर रहे हैं, 4 कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम लोग यूज़ कर रहे हैं, इसीलिए इस रेफरेंस सिस्टम को हम लोग स्पेस टाइम फ्रेम भी बोल देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया फ्रेम ऑफ रेफरेंस का कहानी। ठीक है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस इनर्शियल और नॉन इनर्शियल होता है। ठीक है, तो इसके बाद देख लेते हैं, तो इससे पहले न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन देखते हैं। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन आप लोगों को याद ही होगा, फर्स्ट लॉ क्या है, कोई भी चीज़ अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा, या फिर कोई भी चीज़ किसी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है
तो वो कांस्टेंट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ही मूव करता रहेगा, ठीक है, जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाए या फिर कोई एक्सटर्नल फोर्स लग के उसको डिस्टर्ब ना करे, ठीक है। जैसे कि एक बुक एग्जांपल में, जैसे बुक या पेन आपके टेबल पे रखा हुआ है तो वो वहीं पे रखा हुआ रहेगा जब तक आप उसको डिस्प्लेस नहीं करते हैं या फिर एक जगह से उठा के दूसरे जगह रखते नहीं हैं या फिर वहाँ से हटा नहीं देते हैं, ठीक है। फर्स्ट लॉ यही था। ये तो बच्चा को भी पता है, फर्स्ट लॉ तो बच्चा को भी पता है। छोटा सा बच्चा जो फिजिक्स नहीं जानता है, जो स्कूल भी नहीं जाता, उसको भी पता है कि फर्स्ट लॉ क्या होता है। अगर वो चीज़, अगर उसका खिलौना कहीं रखा हुआ है, अगर वो रख के कहीं छोड़ के कहीं खेलने जा रहा है तो वो वापस आके वो खिलौना वहीं से उठाएगा, क्योंकि उसको पता है वो खिलौना मैंने वहाँ पे रखा हुआ था। तो जब तक उसको कोई हटाया नहीं या फिर कोई फोर्स एक्सटर्नल लगाया नहीं होगा या फिर कोई उठा के कहीं रखा नहीं होगा तो वो चीज़ वहीं पे होगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट लॉ है। पढ़ाई होगा, बच्चा को पता है, सरते उसको फिजिक्स नहीं पता है, वो क्योंकि वो स्कूल नहीं जाता है, वो फिजिक्स उसने पढ़ा नहीं है, ठीक है। तो हाँ, ये फिजिक्स ये क्या बोलते हैं, हम लोग फर्स्ट लॉ की बात करें, न्यूटन फर्स्ट लॉ। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं, ठीक है। न्यूटन फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं, ठीक है। इसी से इनर्शिया, यही जो वर्ड है इनर्शिया, इसी से इनर्शियल फ्रेम निकल के आता है, जिसको आप लोग समझने में आसानी होगा। याद रखिएगा कि न्यूटन फर्स्ट लॉ को क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया, और न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या होता है याद रखिएगा, ताकि इनर्शियल फ्रेम आपको लोगों को हमेशा याद रहे, ठीक है। इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम जो है वो इसी लॉ से आप लोगों को हमेशा याद रहेगा, लॉ ऑफ इनर्शिया से, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ हो गया। सेकेंड लॉ की बात करते हैं। सेकेंड लॉ क्या है, एफ इज इक्वल टू एम है, ठीक है, जो कि एक फर्स्ट लॉ का स्पेशल केस है, पढ़ा होगा आप लोगों ने, ठीक है। फर्स्ट लॉ क्या है, एफ इज इक्वल टू एम है। एफ क्या है, फोर्स है, ठीक है। एफ क्या है, फोर्स है, एम मास है, एक्सेलरेशन है, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ याद रखने वाला बात ये है कि मास जो यहाँ पे लिया गया है वो न्यूटन ने क्या किया था, मास को कांस्टेंट रखा था, तब जाके हमको ये रिलेशन मिलता है, ठीक है। ये रिलेशन सब याद रखना है, बाकी दुनिया का रिलेशन याद नहीं रखना है, फिजिक्स का रिलेशन ज़्यादा याद रखना है, ठीक है। तो फिजिक्स का रिलेशन, सेकेंड लॉ का बात करते हैं। तो सेकेंड लॉ का रिलेशन क्या है हम लोग के पास, एफ इज इक्वल टू एम ए। ये कब होता है, जब हम लोग मास को कांस्टेंट मान के रखते हैं, ठीक है। मास को हम लोगों ने कांस्टेंट माना हुआ है, तब जाके हमारे पास एफ इज इक्वल टू एम ए आया है, ठीक है। अगर अगर हम लोग यहाँ देखें तो अगर हम लोग फोर्स जीरो कर देते हैं, ठीक है, मान लीजिए फोर्स किसी पे लग ही नहीं रहा है, फोर्स जीरो हो गया, तो वेलोसिटी कोई चेंज होगा ही नहीं। फोर्स अगर जीरो है तो वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होगा, और वेलोसिटी में चेंज नहीं होगा तो एक्सीलरेशन में भी चेंज नहीं होगा, एक्सीलरेशन जीरो, ठीक है। तो इस हिसाब से हम लोग क्या बोल सकते हैं, फोर्स अगर नहीं लग रहा है, एक्सीलरेशन हो नहीं रहा है, तो वो चीज़ रेस्ट में था तो रेस्ट में ही रहेगा, मोशन में था तो मोशन में ही रहेगा। और ये क्या है, फर्स्ट लॉ है। तो हुआ ना, फर्स्ट सेकेंड लॉ जो है वो फर्स्ट लॉ का स्पेशल केस, ठीक है। वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है, अगर फोर्स जीरो है तो एक्सीलरेशन जीरो होगा, ठीक है। फर्स्ट लॉ का मोशन हो जाता है, क्योंकि अगर कोई फोर्स एक्ट नहीं करेगा तो वेलोसिटी में कोई चेंज ही नहीं होगा, और इसीलिए कोई एक्सीलरेशन होगा ही नहीं। इसीलिए सेकेंड लॉ जो क्या है, फर्स्ट लॉ का एक स्पेशल केस है, ठीक है। इसमें क्या याद रखने वाला चीज़ है, एफ इजिकल टू एम है, और एम जो है वो कांस्टेंट रहता है, ठीक है। थर्ड लॉ क्या है, एवरी एक्शन टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तीन लॉ याद हो गया, ठीक है, एक रिवीजन कर लिए। अब मेन बात हम लोग क्या करते हैं, लिमिटेशन, न्यूटन लॉ का लिमिटेशन। न्यूटन लॉ मतलब जहाँ पे लिमिट हो जाता है, जहाँ पे काम नहीं करता है, कौन कौन से केस में काम नहीं करता, क्योंकि हम लोगों को याद है एफ इज इक्वल टू एम ए में मास हम लोगों ने कांस्टेंट रखा। अगर मास कांस्टेंट ना हो तो ये लॉ फेल हो जाएगा, सेकेंड लॉ फेल हो जाएगा ना। मास हम लोगों ने कांस्टेंट नहीं रखा, मास कांस्टेंट किसी एग्जांपल में है, किसी अगर चीज़ में मास कांस्टेंट नहीं है, ठीक है, किसी केस में मान लेते हैं कि मास कांस्टेंट नहीं है, तो ये तो नहीं लगेगा, ये तो मास कांस्टेंट के लिए है, ठीक है।
तो उस केस में क्या होता है, न्यूटन्स लॉ फेल हो जाता है। जैसे एक सिंपल एग्जांपल हम लोगों ने अगर ले इस लिमिटेशन का, फर्स्ट लिमिटेशन का अगर सिंपल एग्जांपल ले तो एक रॉकेट का एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, एक रॉकेट का एग्जांपल लेते हैं। फ़िलहाल में ही चंद्रयान 3 ने मून पे लैंड किया है। ठीक है, उस हिसाब से एक रॉकेट का एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, तो रॉकेट का एग्जांपल लेते हैं। तो रॉकेट क्या है, ग्राउंड से उड़ रहा है। ठीक है, तो उड़ने के लिए उसको कोई फ्यूल चाहिए, उसमें कुछ होगा ना, पेट्रोलियम, तो उसको कोई फ्यूल चाहिए, तेल वगैरह रखा होगा उसमें कुछ। ठीक है, तो वो उड़ता है। मान लीजिए इसमें 20 लीटर है। ठीक है, और ये उड़ते उड़ते धीरे धीरे क्या होता है, उड़ेगा तो धीरे धीरे कम होगा ना। गाड़ी चल रही है, यहाँ 3 लीटर पेट्रोल भराया, धीरे धीरे चल रही है, तो धीरे धीरे पेट्रोल घटेगा ना, तो उसका मास क्या हो गया, कम हो रहा है। ऊपर जा रहा है तो इसका मास कम हो रहा है ना। तो इस केस में क्या होता है कि मास जो है वो चेंज हो रहा है, मतलब मास कांस्टेंट नहीं रह रहा। तो मास कांस्टेंट नहीं रह रहा है, तो यहाँ पे न्यूटन्स का सेकेंड लॉ जो है F=ma वो काम करेगा, नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि मास कांस्टेंट नहीं रह रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट लिमिटेशन। और सेकेंड लिमिटेशन की बात कर लेते हैं। सेकेंड लिमिटेशन क्या है थर्ड लॉ के लिए? थर्ड लॉ क्या है हमारे पास, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, तो ये हमारे पास था थर्ड लॉ के हिसाब से, जितना फोर्स हम लगा रहे हैं किसी चीज़ पे, वो भी हमें उतना ही फोर्स लगाएगा, लेकिन निगेटिव डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये कब होगा, जब दोनों फोर्स, आप जिस पे फोर्स लगा रहे हैं और आप पे जो फोर्स लगा रहा है, दोनों हम लोग एक साथ मापे, एक साथ मेजर किया जाए दोनों को, तभी तो हमको पता चलेगा कि हम जितना फोर्स लगा रहे हैं उतना वो भी लगा रहा है। दोनों एक साथ अगर कोई चीज़ खरीदने जाते हैं, यहाँ पे 1 kg रखा हुआ है, यहाँ पे धीरे धीरे 1 kg सामान रखते हैं, तो ये दोनों बराबर कब होता है, जिस जहाँ 1 kg इस पे भी रख देते हैं सामान, तब ना ये 1 kg का बराबर हो जाता है। तो इसी तरह कोई फोर्स हम पे उतना ही लगा रहा है जितना हम लगा रहे हैं, ये कब पता चलेगा, जब दोनों को एक साथ मेजर करेंगे। लेकिन ऐसा दोनों फोर्स को एक साथ मेजर करना हर केस में पॉसिबल नहीं होता, हर केस में संभव नहीं हो जाता। जैसे एटॉमिक साइज, जैसे हम लोग एटम्स के बारे में जब पढ़ने लगते हैं, जब पढ़ाई शुरू करते हैं एटॉमिक साइज के पार्टिकल्स के ऊपर, या फिर एटॉमिक साइज के जो भी चीज़ें होती हैं उस पर अगर हम लोग पढ़ना शुरू करें, तो उसमें दो फोर्सेस को एक साथ क्या बोलते हैं, मेजरमेंट करना, वो क्या है, लगभग इम्पॉसिबल होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे काम नहीं करता है। ठीक है, तो ये हो गया सेकेंड लिमिटेशन। तो ये सब लिमिटेशन आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, ये न्यूटन्स का लॉ है, एक बार पर लोग पढ़ लीजिएगा और लिमिटेशन देख लीजिएगा। खास करके जो मेन पॉइंट है, जैसे F=ma में मास कांस्टेंट माना है हमने, उसके बाद लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं इसको, फर्स्ट लॉ को। ठीक है, तो ये सब याद रखिएगा। उसके बाद फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे हम लोग आते हैं। जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, दो तरह के फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं। ठीक है, 2 टाइप्स, देयर आर, लिख लीजिएगा यहाँ पे, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रेफरेंस फ्रेम या फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, रेफरेंस फ्रेम या फिर रेफरेंस फ्रेम या फिर फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, लिख लीजिएगा। तो पहला है इनर्शियल फ्रेम। ठीक है, न्यूटन्स लॉ, जैसे हम लोग लिमिटेशन देखा, फर्स्ट लिमिटेशन देखा जो किस लिए था, F=ma में अगर मास कांस्टेंट नहीं है जहाँ पे, वहाँ पे वो फेल हो जाता है। थर्ड लॉ, जहाँ पे दोनों फोर्स एक साथ में, हम लोग दोनों फोर्स एक साथ मेजर नहीं कर सकते हैं, तो वह फेल हो जाता है। ठीक है, तो इसी तरह क्या बोलते हैं हम लोग, जो न्यूटन्स का लॉ है वो हर जगह जो है वो हर फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बोल सकते हैं वैलिड नहीं होता है, वो फिर हर जगह वो सच नहीं होता। तो पहला अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस देखें, पहला टाइप इनर्शियल फ्रेम
ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम की बात करते हैं। इनर्शियल फ्रेम नाम से है, इनर्शियल, लॉ ऑफ इनर्शिया है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो लॉ ऑफ इनर्शिया क्या है? कोई चीज़ रेस्ट में रहेगा तो रेस्ट में ही, मोशन में रहेगा तो मोशन में ही, जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता, कोई एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस नहीं होता। ठीक है, तो इसमें यही है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जिसमें न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ जो है वो वैलिड होता है। ठीक है, वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, रेफरेंस फ्रेम, यहाँ पे डेफिनेशन इसको यहाँ पे ये लिख सकते हैं, सिंपल डेफिनेशन, ए रेफरेंस फ्रेम इन विच न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन होल्ड्स ट्रू। ठीक है, जिसमें न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ जो है वो क्या है, सच होता है, काम करता है, वैलिड रहता है। उस रेफरेंस फ्रेम को हम लोग इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं। ठीक है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस अनएक्सेलरेटेड होता है, मूविंग नहीं होता है, एक्सेलरेशन में नहीं होता है। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस अनएक्सेलरेटेड फ्रेम होता है। ठीक है, हो गया। रेफरेंस फ्रेम वो रेफरेंस फ्रेम जिसमें न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ वैलिड हो, काम करे, वो रेफरेंस फ्रेम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाता है। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है वो अनएक्सेलरेटेड फ्रेम होता है। ठीक है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को गैलीलियन फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी बोलते हैं। ठीक है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को गैलीलियन फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि लॉ ऑफ इनर्शिया का पहला कॉन्सेप्ट गैलीलियो ने ही दिया था। ठीक है, लॉ ऑफ इनर्शिया का पहला कॉन्सेप्ट कौन दिया था? गैलीलियो। इसीलिए इसको गैलीलियन फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी बोल देते हैं। ठीक है, तो इनर्शियल फ्रेम क्लियर हो गया। वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसमें न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ जो है वो वैलिड है। ठीक है, सिंपल सा डेफिनेशन है, और बाकी जो लिखने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए आप लोगों को नोट्स यहाँ है, इस नोट से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग, यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है एक स्टेटमेंट का। एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है, हर फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ऑल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कांस्टेंट वेलोसिटी में अगर मूव कर रहा है किसी इनर्शियल फ्रेम की रिस्पेक्ट में। ठीक है, कोई इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, यहाँ पे मान लीजिए ये एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, एक्सेलरेटेड नहीं है, रुका हुआ है। ठीक है, और इसके रिस्पेक्ट में जो भी रेफरेंस फ्रेम होगा, इसके रिस्पेक्ट में जो भी रेफरेंस फ्रेम होगा वो भी इनर्शियल फ्रेम ही रेफरेंस हो, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस ही होगा। ठीक है, क्या कहा हमने कि अब इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है हम यहाँ पे, तो इसके रिस्पेक्ट में जितना भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा वो सारा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस ही होगा। ठीक है, इसी चीज़ को यहाँ पे प्रूफ किया गया है। प्रूफ यहाँ देख सकते हैं कि दो फ्रेम लिया गया है। ठीक है, एक एस फ्रेम है जो कि ये है, और एक एस डैश फ्रेम है जो कि ये है। ठीक है, एस डैश फ्रेम है ये, और एस फ्रेम है ये। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं एस और एस डैश फ्रेम जो लिया गया है वो ऐसा लिया गया है जो ओरिएंटेशन, जिसका ओरिएंटेशन फिक्स्ड है, जो इधर से इधर नहीं हो रहा है, ओरिएंटेशन फिक्स है। ठीक है, स्पेस में जिसका ओरिएंटेशन फिक्स है, कुछ चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि इसका ओरिजिन जो है, दोनों का जो ओरिजिन है ओ और ओ डैश, जो ओरिजिन है यहाँ पे, वो दोनों कोइंसाइड कर रहा है इनिशियली। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि जो पोजीशन वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर का हम लोग पोजीशन वेक्टर अगर लिखें तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे एक पार्टिकल है। ठीक है, तो इसका पोजीशन वेक्टर, इसके रिस्पेक्ट में हम लोगों ने यहाँ से एक ओरिजिन से लाइन खींचा, ये हो गया पोजीशन वेक्टर, और इस रिजल्ट से यहाँ पोजीशन वेक्टर आर। तो हम लोग अब आर को लिखेंगे, इस पोजीशन वेक्टर आर को लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, यहाँ से यहाँ का दूरी क्या है, आर हम लोगों ने माना है। ठीक है, और यहाँ से यहाँ पोजीशन वेक्टर है आर डैश। ठीक है, तो इसको प्लस करेंगे तो ये आर वेक्टर मिलेगा। ठीक है, पोजीशन वेक्टर ये हम लोगों को मिलेगा, तो को यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, तो वहीं हम लोग यहाँ पे लिखा हुआ है कि आर जो है, ये आर जो है, ठीक है, वो क्या है, फिगर से
आर और आर डैश प्लस है, ठीक है। आर डैश जो है वो किसका पोजीशन वेक्टर वहाँ पे लिखाया हुआ जो है आर डैश यहाँ इस फ्रेम का है, यहाँ पे पार्टिकल है तो यहाँ इस फ्रेम से ये आर है और इस फ्रेम से है, कलर अलग कर देते हैं, ठीक। इस फ्रेम से है आर डैश, ठीक है। इस फ्रेम का आर है और इस फ्रेम का आर डैश है, ठीक है। और यहाँ से जो दूरी है इस ओरिजिन से यहाँ तक का जो दूरी है, यहाँ तक का दूरी, इसको हम लोगों ने आर माना हुआ है, ठीक है। इसको हम लोगों ने क्या माना, आर। तो हम लोग अब इसको अगर लिखेंगे, यहाँ से यहाँ तक का दूरी लिखेंगे तो आर प्लस आर डैश होगा। तो आर प्लस आर डैश यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। आर प्लस आर डैश यहाँ पे लिख दिया। तो इसको हम लोग आर डैश को इधर लेके आए तो फिर ये माइनस हो जाएगा और आर इज इक्वल टू कैपिटल आर इज इक्वल टू वी टी है, वेलोसिटी है। ये वी टी है, पोजीशन जो चेंज हो रहा है, वेलोसिटी और किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में। तो आर इज इक्वल टू वी टी लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम लोग अब एक्सेलरेशन अगर पोजीशन वेक्टर है हमारे पास, तो हम लोगों ने फ्रेम ऑफ रेफरेंस में देखा था, क्या देखा था कि आर वेक्टर, आर पोजीशन वेक्टर हम लोगों ने दिया हुआ है, तो इससे हम लोगों ने क्या निकाला था, वेलोसिटी। फिर हम लोगों ने क्या निकाला था, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन, ठीक है। तो इसी तरह हम लोगों ने यहाँ एक्सेलरेशन निकालेंगे। तो यहाँ से पहला डेरिवेटिव इसका क्या होता है, वेलोसिटी टाइम के रिस्पेक्ट में, और इसका पहला फिर इसको डेरिवेशन करते हैं तो क्या आता है हमारे पास, एक्सेलरेशन। मतलब कि इसको इसका डबल डेरिवेटिव हमको मिलेगा एक्सेलरेशन, ठीक है। यहाँ पे किया हुआ है डी स्क्वायर बाई आर, डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर किया हुआ है, ठीक है। डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर किया हुआ है, यही चीज़ एक्सेलरेशन लिखा हुआ है, ठीक है। v को हम लोगों ने यहाँ कांस्टेंट रखा हुआ है, इसीलिए सिर्फ यही लिखा गया है, ये आर डैश और ये आर ही लिखा गया है क्योंकि वेलोसिटी यहाँ पे कांस्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग दोनों देख रहे हैं कि दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया है। आर एस डैश का फ्रेम का और ये आर डैश एस डैश फ्रेम का, दोनों का पोजीशन वेक्टर, दोनों का एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, दोनों फ्रेम में एस फ्रेम, ये जो एक्सेलरेशन है वो एस फ्रेम का है और ये जो एक्सेलरेशन है वो एस डैश फ्रेम का है। तो दोनों का एक्सेलरेशन यहाँ पे बराबर हो रहा है, इज इक्वल टू साइन है ना, दोनों बराबर हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों फ्रेम में एक्सेलरेशन उस पार्टिकल का सेम है। तो स्टेटमेंट में क्या था, स्टेटमेंट में यही था कि एक इनर्शियल फ्रेम के रेस्पेक्ट में अगर कोई फ्रेम है तो वो भी क्या होगा, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा, ठीक है। वही चीज़ है, दोनों बराबर हो गया है, दोनों फ्रेम में एक्सेलरेशन, ठीक है। तो ये हो गया इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या था कि जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में न्यूटन्स फर्स्ट लॉ जो है वो वैलिड है, ट्रू है, ठीक है। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस अनएक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है, अनएक्सेलरेटेड फ्रेम होता है, ठीक है। और इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को गैलीलियन फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी बोलते हैं क्योंकि इन लॉ ऑफ इनर्शिया को लॉ ऑफ इनर्शिया का कॉन्सेप्ट सबसे पहले गैलीलियो ने दिया था, न्यूटन से भी पहले, ठीक है। और ये जो है एक स्टेटमेंट है कि किसी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में जो भी फ्रेम है वो भी इनर्शियल फ्रेम ही रहेगा, ठीक है। और इसका प्रूफ है ये, ठीक है। उसके बाद नॉन इनर्शियल फ्रेम में आते हैं। नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या होता है, सिंपल सा बात है, जो इनर्शियल फ्रेम नहीं होगा वो नॉन इनर्शियल फ्रेम होगा। दो टाइप का फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, तो अगर कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस इनर्शियल नहीं है तो वो नॉन इनर्शियल ही होगा और उसमें न्यूटन्स का लॉ वैलिड कर रहा है, इसमें नॉन वैलिड होगा, इसमें काम नहीं करेगा। तो यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है, आप लोगों को देखा हुआ है कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या था, अनएक्सेलरेटेड फ्रेम था, ठीक है। और ये एक्सेलरेटेड फ्रेम है, कोई फ्रेम अगर मोशन में है, कोई मूविंग फ्रेम है
तो वहाँ पे क्या है, न्यूटन्स का लॉ जो है वो काम नहीं करता है, कम्प्लीटली डिफरेंट हो जाता है। ठीक है, ऐसा एक्सेलरेटेड फ्रेम, ठीक है, उसको नॉन इनर्शियल फ्रेम हम लोग कह देते हैं, जिसमें ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एज सच फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक्सेलरेटेड मोशन है जिसमें रिलेटिव टू इनर्शियल फ्रेम आर कॉल्ड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, समझ में नहीं आया, सिंपल समझते हैं। द एक्सेलरेटेड फ्रेम आर कॉल्ड नॉन इनर्शियल फ्रेम। ठीक है, और या फिर जो न्यूटन्स का लॉ है वो एक्सेलरेटेड फ्रेम में, जिस फ्रेम में काम नहीं करता है, वैलिड नहीं होता है, उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम लोग नॉन इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं। सिंपल सा बात है, जैसे कि रोटेटिंग अर्थ या फिर कोई ट्रेन जो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, 30 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, तो वो हमेशा 30 किलोमीटर पर आवर से ही चल रहा है हमेशा से। ठीक है, ऐसा कोई फ्रेम या फिर रोटेटिंग अर्थ जो अपने एक्सिस पे कांस्टेंट वेलोसिटी से, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है जिसके पास, ऐसा फ्रेम। ठीक है, तो नॉन एक्सेलरेशन फ्रेम में न्यूटन्स का लॉ वैलिड नहीं होता। ठीक है, सेकेंड लॉ एफ इज इक्वल टू एम में, वो नॉन इनिशियल फ्रेम में वैलिड नहीं होता। ठीक है, तो अब हम लोग क्या बोल रहे हैं, हम लोगों ने एग्जाम्पल में लिखा हुआ है कि रोटेटिंग अर्थ नॉन इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का एग्जाम्पल है, लेकिन जो न्यूटन्स का लॉ है नॉन इनिशियल फ्रेम में वैलिड नहीं है हम लोग बोल रहे हैं। और फिर उसी बात को हम लोग क्या बोल रहे हैं, कंट्राडिक्ट कर रहे हैं कि रोटेटिंग अर्थ जो है वो नॉन इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, जबकि रोटेटिंग अर्थ में ही न्यूटन्स का सारा लॉ वैलिड है ना। देखिए, अर्थ है नॉन इनर्शियल फ्रेम, लेकिन इस अर्थ में सारा न्यूटन्स का लॉ वैलिड कर रहा है, तो ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होना चाहिए, है कि नहीं। क्यों? क्योंकि देखिए, न्यूटन्स का लॉ जो है जहाँ वैलिड कर रहा है जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। तो इस हिसाब से रोटेटिंग अर्थ जो है वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होना चाहिए, लेकिन हम लोग नॉन इनर्शियल में इसको रख रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि इसका कारण जो है कि ये जो अर्थ का रोटेशन है, अर्थ का जो रोटेशन है उसके एक्सिस पे जो उसका मूवमेंट है, वो उसका एक्सेलरेशन इतना कम है कि उसको हम लोग नेगलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ऐसा कोई होता है ना, जैसे कोई यहाँ पे फोर्स लगा रहा है, वो फोर्स इतना कम है कि हम लोग बोलते हैं अरे चलो जाने दो, इससे क्या होगा। ठीक है, तो इसी तरह इस मोशन से क्या होगा, यही सोच के हम लोग ये मतलब एक्सेलरेशन अर्थ का इतना कम है कि हम लोग उसको नेगलेक्ट कर देते हैं, उसको हम लोग संज्ञान में ही नहीं लेते। तो उस हिसाब से क्या है कि अर्थ जो है वो एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोल देते हैं कभी कभी। ठीक है, जहाँ पे न्यूटन्स का लॉ वैलिड होता है, लेकिन अर्थ जो है वो क्या है, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। ठीक है, इतना हम लोगों ने अभी तक देख लिया। ठीक है, क्या क्या देख लिया, फ्रेम ऑफ रेफरेंस में रेस्ट, मोशन, उसके बाद क्या बोलते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को एक नज़र देखा, फिर हम लोगों ने नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस देखा, उसके बाद हम लोग देखेंगे गैलियन ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह, उसके बाद रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस, सेंट्रीफ्यूगल और इसके इफ़ेक्ट जो है, मतलब नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का ही इफ़ेक्ट होता है वो सब, तो वो सब भी देखने वाले हैं। फिलहाल आप लोग इसको प्रैक्टिस कर लीजिए, और इसको जो मतलब हम लोग क्या बोलते हैं ये, हाँ, तो इसके ऊपर क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि व्हाट इज़ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, एग्जांपल देने के लिए बोलेगा। फिर पूछ सकता है कि नॉन यूनिवर्सल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और फ्रेम ऑफ रेफरेंस को क्या बोलते हैं, नॉन यूनिवर्सल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को एक्सप्लेन कीजिए। ठीक है, ऐसा टाइप क्वेश्चन पूछ सकता है, तो यहाँ से यही क्वेश्चन बनता है। ठीक है, रेस्ट और मोशन रिलेटिव में होता है, यहाँ क्या बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस का डेफिनेशन है, फिर यहाँ कुछ स्टेटमेंट के प्रूफ है। ठीक है, तो वो आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है,
बाकी अब नेक्स्ट क्लास में देखते हैं नेक्स्ट वीडियो क्या आता है। उसके बाद आप लोगों को बता दें कि जो वेक्टर का है, वेक्टर अलजेब्रा, जो आप लोग इंट्रोडक्शन टू मैथमेटिकल फिजिक्स का पार्ट है यूनिट 1 और 2 में, ये तो यूनिट 3 से है, तो उसका भी PDF आपको कल से मिलने लगेगा, तो उसको भी डिस्कशन कर दिया जाएगा वेक्टर। तब तक आप लोग वेक्टर पढ़ लीजिएगा तो अच्छा रहेगा समझने में। और ये पोजीशन वेक्टर जो यहाँ हम लोग डिस्कस किए वो वेक्टर में ही डिस्कस हो जाएगा अच्छे से, उसका प्रूफ भी हम लोग वहाँ देख लेंगे एग्जाम्पल के साथ, ताकि समझ में आ जाए। ठीक है, तो फिलहाल ये इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। और आप लोगों को कुछ पूछना हो या फिर कोई सवाल हो या फिर कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप लोग डायरेक्ट मैसेज करके टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं या फिर वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो को एंड करते हैं। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए एग्ज़ाम सर पे।